ये युद्ध व्लादिमीर पुतिन के लिए नियंत्रण से बाहर हो रहा है। रूस के बड़े बैंक अब ग्राहकों की निकासी पर रोक लगा रहे हैं। जब बैंक ग्राहकों को अपना पैसा निकालने से रोकते हैं, इसके बाद बैंक रन होते हैं, जिसे क्रेमलिन सहन नहीं कर सकता। स्थिति इतनी खराब है कि रूस के सबसे ताकतवर ओलिगार्क्स में से एक ने सार्वजनिक इंटरव्यू में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने हमला करना नहीं रोका तो बैंक संकट आसन्न है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि यूक्रेन ने यह पहले ही समझ लिया था और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने चुपचाप एक खास लक्ष्य चुना जिससे रूसी बैंकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। अब आम रूसी पुतिन के खिलाफ है, अपने ही फोनों पर वीडियो बना रहे हैं और यूक्रेनी सेना से अपनी शहरों में आने की गुहार लगा रहे हैं। रूसी चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हें पुतिन के शासन से आज़ाद करे। हालात इतने खराब है कि पुतिन फिर उत्तर कोरिया से मदद मांग रहे हैं, जैसे पहले तब किया था जब यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी इलाकों पर कब्जा किया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सैम है और आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। आइए सब कुछ समझते हैं। सबसे बड़ी बात है बैंक रन। रूस के बड़े सरकारी बैंक गिरने वाले हैं और रूसी धनकुबेर क्रेमलिन को चेतावनी दे रहे हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ हमारे पास एक ताकतवर धनकुबेर हैं जिनका नाम ओलेग देरस्पास्का है और उन्होंने अभी अभी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर वाल्बेरिस गिरता है तो रूसी बैंकिंग सिस्टम भी उसके साथ गिर जाएगा। इस छोटे से क्लिप को सुनिए और फिर हम समझेंगे कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। वाइल्डबेरीज का दिवालियापन बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर देगा। जैसा कि कहावत है, अगर आपने बैंक से 10 लाख उधार लिया है तो समस्या आपकी है, लेकिन अगर आपने बैंक से 1 अरब उधार लिया है तो समस्या बैंक की है। वाइल्डबेरीज अरबों की कर्जदार है, 1 बिलियन नहीं। मैं बैंक डिपॉजिटर्स को कोई सलाह नहीं दूंगा, वे सभी वयस्क हैं और खुद ही तय कर लेंगे कि क्या करना है, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए दुख होता है। अब ये रहे सारे आंकड़े और 2025 में स्थिति और भी खराब हो गई है। सिर्फ पिछले साल ही रूस की 5 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मिलकर 27 अरब डॉलर का कर्ज लिया। ये आंकड़ा पहले ही पिछले साल के मुकाबले 53% ज्यादा था और उस पूरे कर्ज में से करीब 18 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी का है। वह कंपनी है वाइल्डबेरीज। अब यूक्रेनी हमले वाइल्डबेरीज के गोदामों पर शुरू होने से पहले भी ये एक समस्या थी, क्योंकि वाइल्डबेरीज एक बड़ी कंपनी है, लेकिन उनके पास जो कर्ज था वो एक स्वस्थ कंपनी के मुकाबले कहीं ज्यादा था। और यही वजह है कि रूसी केंद्रीय बैंक ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के तौर पर चिन्हित किया। अब जब वाइल्डबेरीज के गोदामों में सच में आग लगी है तो वे बैंक जिन्होंने यह कर्ज दिया था वही करने लगे हैं जिसका उन्होंने कभी ना करने का वादा किया था। इस रिपोर्ट को देखिए। वीटीबी, जो रूस के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, ने अपने ग्राहकों की खुद की रकम तक पहुंच को सीमित करना शुरू कर दिया है। मतलब आम रूसी नागरिक जिनका इस बैंक में खाता है वे अपनी खुद की नकदी नहीं निकाल सकते। अब जाहिर है बैंक का कहना है कि इस समस्या की आधिकारिक वजह नेटवर्क कंजेशन है। असल में पुतिन को युद्ध के लिए पैसे चाहिए और वह ये पैसे उन्हीं बैंकों से ले रहे हैं जहां लोग अपनी जमा रखते हैं। और जब आप इस बैंक की बैलेंस शीट देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी एक और समस्या है। आपको याद है वो 18 अरब डॉलर के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी, जो वाइल्डबेरीज पर बकाया है? तो सोचिए क्या उस लोन में से 10 अरब डॉलर इसी बैंक वीटीबी से आया है। यही वही बैंक है जो अब रूसियों से कह रहा है कि अरे शायद आज अपना पैसा मत निकालो, कल फिर से आ जाना। मेरे लिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यूक्रेन को पहले से पता था कि ऐसा होगा। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने वाइल्डबेरीज पर हमले से पहले ही चुपचाप इस कमजोरी को पहचान लिया था और यही वजह है कि मेरा अंदाजा है कि उन्होंने इन वेयर हाउसों पर हमला करना शुरू किया। अब मुझे यकीन है कि इसके और भी फायदे थे, जैसे रूस की फ्रंटलाइन पर लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाना। सबसे बड़े फायदों में से एक रूसी बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बनाना है। अगले क्लिप में आप फायरपॉइंट के सीईओ से सुनेंगे। फायरपॉइंट यूक्रेन का कुछ लॉकहीड मार्टिन जैसा है। यह युद्ध के दौरान स्थापित हुई बड़ी रक्षा कंपनियों में से एक है। अब ये यूक्रेन के ड्रोन का बड़ा हिस्सा अब यही बना रही है और हमारे पास सह संस्थापक हैं जो इस रणनीति को समझा रहे हैं। सुनिए। वाइल्डबेरीज और ओजोन खत्म करना जरूरी है। ये बैंकिंग सिस्टम के पतन का कारण बनेगा क्योंकि वे प्रमुख डेल्टा में जादुई रणनीति क्या है? पहले इसी पर रुकते हैं। हम वाइल्डबेरीज और ओजोन पर चर्चा पूरी करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, आगे क्या होगा? तो वाइल्डबेरीज रूस का सबसे बड़ा उधारकर्ता है और अगर हम इसे गिरा देते हैं तो यह अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में बैंकों के पतन का कारण बनेगा। कम से कम वीटीबी ने अपनी पूरी बाजी वाइल्डबेरीज पर लगा दी थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें वाइल्डबेरीज के पूरे 70 मिलियन ग्राहकों का आधार मिल जाएगा। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 60 मिलियन। मेरा ख्याल है कि वाइल्डबेरीज का पूरा ग्राहक आधार अपने आप वीटीबी के ग्राहकों में बदल जाता।
वैसे भी वीटीबी की स्थिति अच्छी नहीं थी और अब ट्रिलियनों ट्रिलियनों रूबल के कर्ज हमेशा के लिए डूब जाएंगे। इससे रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी गिर सकता है। ये जारी रहना चाहिए। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा और दसियों हजार व्यवसायों का पतन है जो टैक्स से इस सेना और इस पागल आदमी को समर्थन देते हैं और रूस की साम्राज्यवादी इच्छाएं पूरी करते हैं। और यही वजह है कि यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। तो ओजोन वाइल्डबेरीज को फॉलो करेगा, ठीक? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिल्कुल, ये यूक्रेनी हमले सीधे क्रेमलिन के बैंक खाते यानी क्रेमलिन के बजट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उस क्लिप के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं जिसे हमने अभी सुना, क्योंकि मैं थोड़ा उलझन में हूं कि आखिर वरिष्ठ अधिकारी या कहे कि उच्च पदस्थ अधिकारी सार्वजनिक रूप से एक पॉडकास्ट पर यूक्रेनी रणनीति की व्याख्या क्यों कर रहे हैं। हम भी पॉडकास्ट चलाते हैं, इसलिए उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने हमें कंटेंट दिया। लेकिन जब आप युद्ध में होते हैं तो क्या अपने योजनाओं को गुप्त रखना समझदारी नहीं होगी? इससे रूस को ज्यादा हैरानी होगी कि यूक्रेन असल में क्या चाहता है। लेकिन ये तो मेरी सोच है। लेकिन अपनी ही बात का विरोध करने के लिए इस स्थिति में ये थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो भरोसे पर टिका होता है। रूसी लोग भरोसा करते हैं कि ये बैंक ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि उनका पैसा अगले दिन भी सुरक्षित रहेगा और इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से कहकर यूक्रेनी हमलों से होने वाले बैंकिंग संकट के बारे में बात करके यूक्रेन शायद ये उम्मीद कर रहा है कि शायद वो भरोसा थोड़ा कमजोर हो जाए। ऐसे में ज्यादा रूसी लोग सरकारी बैंकों से पैसा निकालना बंद करेंगे, जिससे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन को रूस में बैंकिंग संकट लाने में मदद मिलेगी। तो शायद इस स्थिति में इसे सार्वजनिक रूप से साझा करना समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी दूसरी स्थिति में किसी बड़ी रक्षा कंपनी के सीईओ के लिए सार्वजनिक रूप से जाकर ये बताना कि यूक्रेन क्या कर रहा है और उसका मकसद क्या है शायद अच्छा विचार नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये संकट रूस की अन्य इंडस्ट्रीज में भी फैल रहा है और क्रेमलिन के बैंक खाते को प्रभावित कर रहा है। अब रूसी लोग सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमलों के कारण हुए नुकसान की वजह से वे टैक्स नहीं देंगे। और जैसा कि नेपोलियन ने एक बार कहा था, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, पैसा, पैसा, पैसा। और वो पैसा जो पुतिन को चाहिए उसे टैक्स से ही आना होगा, क्योंकि यूक्रेन ने उसके लिए उस तेल का निर्यात करना मुश्किल बना दिया है जिस पर वो बुरी तरह निर्भर है। सुनिए, हमारे पास एक रूसी महिला है जो पहले वाइल्ड बेरीज की सेलर थी। वो बता रही हैं कि अब टैक्स नहीं देंगी। आपको समझना होगा कि आगे क्या होने वाला है। वाइल्ड बेरीज पैसे वापस नहीं करेगी। उन्होंने लोगों को पैसा निकालने से भी रोक दिया है। कर्ज, देनदारियां, कर्मचारी, मैं किसी को भी पैसे कैसे दूं? मैं तो लोगों की छटनी करने के बारे में भी सोच रही हूँ। मैं उन्हें पैसे कैसे दूं? बस यही है, महीने का अंत, अलविदा जैसा कि लोग कहते हैं, क्योंकि ये तो कमबख्त नर्क है। टैक्स? मैं आखिर टैक्स किससे भरूं? मैं टैक्स नहीं भरूंगी। तुम सब भाड़ में जाओ। लोन भी वही बेकार चीज है। अब उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी परेशानियों की किसी को परवाह नहीं, तो अब मुझे भी बैंकों और बाकी सबकी समस्याओं की परवाह नहीं। इसीलिए पुतिन इस समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से ज्यादा सैनिक मांग रहे हैं। मैं नए समझौते की जानकारी दूंगा। भीख मांगने वाले सिर्फ पुतिन नहीं हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की पत्नी अब सार्वजनिक रूप से यूरोपीय संघ से भीख मांग रही है। वैसे ये कहानी आपको सब कुछ बता देती है कि रूस के शासक वर्ग कितने पाखंडी हो गए हैं। सालों से दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि पश्चिम, खासकर यूरोपीय संघ, रूस को बर्बाद करना चाहता है। अब उनकी पत्नी यूरोपीय संघ पर उन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ मुकदमा कर रही है और प्रतिष्ठा हानि के लिए $2.3 मिलियन की मांग कर रही है। अब मैं आपको कहानी की पृष्ठभूमि बताता हूँ। उन्हें जून 2022 में प्रतिबंधित किया गया, कुछ महीने बाद जब पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। प्रतिबंधों की वजह से उन पर यूरोपीय संघ के देशों में यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है और अब वह सार्वजनिक रूप से यूरोपीय संघ की अदालत में प्रतिबंध समिति पर मुकदमा कर रही है, इस उम्मीद में कि अदालत यह प्रतिबंध हटा देगी, क्योंकि उनके अनुसार यूरोपीय संघ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। मुझे लगता है इसका थोड़ा संबंध इस तस्वीर से है। शायद उन्हें देखना चाहिए कि उनके पति कौन है। यह वही पुराना रूसी बहाना है। इस बीच रूसी अभिजात्य और नेता देश की सभी समस्याओं के लिए पश्चिम को जिम्मेदार मानते हैं। उनका पैसा पश्चिम में जमा है, उनके बच्चे पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नियां भी पश्चिम में रह रही हैं। वे पश्चिम में रहना चाहते हैं और जानते हुए भी यूरोपीय संघ की अदालत में सार्वजनिक रूप से मुकदमा कर रहे हैं, जिससे सभी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इससे मुझे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तस्वीर याद आई, जिसमें वे पश्चिम से अपनी नफरत दिखा रहे थे। ये वीडियो उन्होंने प्रकाशित किया था। साथ ही वे एक टी-शर्ट पहने हुए थे जिसे न्यूयॉर्क के एक कलाकार ने डिजाइन किया था। एक एप्पल वॉच पहने हुए थे जो फिर से एक अमेरिकी कंपनी है और जाहिर है कि ये सब करने के लिए आईफोन का इस्तेमाल कर रहे थे।
वे पूरी तरह से पश्चिमी चीजों से लदे हुए थे और उसी दौरान कह रहे थे कि देखो, मुझे पश्चिम से नफरत है। दुर्भाग्यवश ये प्रतिबंध आम लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ओलिगार्क्स को असली नुकसान नहीं होता। उम्मीद थी कि ओलिगार्क्स पर दबाव पड़ेगा और वे युद्ध रोकने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे। हमारे लिए अच्छी बात यह है, रूसी लोग अब खुलकर पुतिन के फैसलों पर अपनी राय दे रहे हैं। आज मैं आपको इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग का एक युवा सार्वजनिक रूप से यूक्रेन और यूक्रेनी सेना से अपील कर रहा है कि वे उसके शहर आए और पुतिन से उसे आजाद करे। सुनिए। मैं मिखाइल दानिलोविच सिनिट्सिन, रूसी संघ का नागरिक, 9 दिसंबर 2007 को जन्मा। मैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता हूं, यूक्रेन की सेना के नए सर्वोच्च सेनापति मिखाइलो ड्रापाती को संबोधित करना चाहता हूं। अपनी ओर से, अपने सभी दोस्तों और सभी परिचितों की ओर से, सिवाय अपने कट्टर पुतिन समर्थक माता पिता के और मूल रूप से सेंट पीटर्सबर्ग के सभी लोगों की ओर से, मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने शहर की आजादी का इंतजार कर रहे हैं। हम यूक्रेनी सेना का फूलों और यूक्रेनी झंडों के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सेंट पीटर्सबर्ग पुतिन का गृहनगर है। यही उनका जन्म हुआ और केजीबी के बाद यही से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। मैं छोड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साफ नहीं है कि उन्होंने केजीबी सच में छोड़ा था या नहीं। उन्होंने केजीबी छोड़ने के बारे में 3 अलग अलग समय पर 3 अलग अलग कहानियां बताई है। अगर उन्होंने सच में उस संगठन को छोड़ा होता तो मुझे लगता है कि हर बार वो एक ही कहानी दोहराते। जब उनसे पूछा जाता है वो हर बार कहानी बदलते हैं। शायद उन्होंने सच में कभी नहीं छोड़ा। ये एक अलग वीडियो का विषय है। अब इस वीडियो पर वापस आते हैं तो सिर्फ यही व्यक्ति पुतिन की शिकायत नहीं कर रहा, और भी लोग हैं। रूसी अभिनेता जो सार्वजनिक रूप से पुतिन से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि वे पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में सम्मान नहीं करते। रूस में हर कोई, खासकर युवा लोग, वास्तव में पुतिन से नफरत करते हैं। लोग सिर्फ इसलिए खुलकर बोलना नहीं चाहते क्योंकि वे डरते हैं। इस क्लिप को सुनिए। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम लेशा है। मैं एक थिएटर और फिल्म कलाकार हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे राष्ट्रपति हों। पूरी सरकार को भंग कर दो। मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा टीवी नहीं देखना चाहता। मैं अपने गाने सुनना चाहता हूं। मैं वीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं वीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये बेहतर है। हाँ, मैं एक जूमर हूं। मैं शायद ही कभी वोट डालने गया हूं। मैंने राजनीति पर ध्यान नहीं दिया। 14 साल की उम्र में मैं स्कूल की इंग्लिश क्लास में आया। मेरे टीचर ने बताया कि उनका अपने सबसे अच्छे दोस्त से क्रीमिया पर झगड़ा हुआ था। क्योंकि क्रीमिया की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो हमारा है। मुझे नहीं लगता क्रीमिया हमारा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरे किसी भी साथी को ऐसा नहीं लगता। अगर लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी था, अब समझ नहीं आता कि किस बारे में बात करूं। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड, मेरे दोस्त या तो जा रहे हैं, हैरान हैं, या इस पर बात नहीं करते। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वे लोग कहां हैं जो आपको राष्ट्रपति के तौर पर चाहते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। आप मेरे राष्ट्रपति नहीं हैं। यही सब मैं आपको बताना चाहता था। अब लगता है दबाव व्लादिमीर पुतिन पर असर कर रहा है, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं पता ये रूसी अर्थव्यवस्था या दबाव की वजह से है, या रूस को मोर्चे पर नुकसान, या सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से। वो बातें कह रहे हैं जो कोई तानाशाह सार्वजनिक रूप से नहीं कहता। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगे या लोग क्या करेंगे जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो लोग भटक जाएंगे, इसलिए वो युद्ध खत्म नहीं करना चाहते और ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ये सच में दिमागी गड़बड़ी जैसा लग रहा है। हम जानते हैं कि पुतिन युद्ध जल्दी नहीं रोकना चाहते। ये हमें कल राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा अमेरिका में दिए इंटरव्यू से पता चला, जिसमें उन्होंने युद्ध के अंत पर बात की। वो क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि पुतिन जल्द ही युद्ध विराम के लिए मान जाए। तो चलिए इस इंटरव्यू से हमारे पास जो क्लिप्स है उन्हें देखते हैं। इस पहले क्लिप में जेलेंस्की से क्रीमिया के बारे में पूछा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो क्रीमिया वापस चाहते हैं या फिर वो रूस के साथ किसी तरह के युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए तैयार हैं ताकि युद्ध रुक सके। और उनका जवाब हमें बहुत कुछ बताता है कि यूक्रेन क्या उम्मीद कर रहा है, यूक्रेन के लक्ष्य क्या है और रूस के लक्ष्य क्या है। सुनिए और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा मतलब है, क्या क्रीमिया फिर चर्चा में है? अभी पूरी तरह नहीं, या अभी नहीं, हम देखेंगे, मुझे नहीं पता। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जमीन है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे घरों का सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने लोगों को ना खोएं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने सहयोगियों के विचार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बस संघर्ष विराम हो जाए और फिर इस प्रक्रिया को कूटनीति की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। संघर्ष विराम, ताकि हम लोगों को न खोएं। फिलहाल हमारी यही स्थिति है। लेकिन पुतिन जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत संदेश देते हैं।
वो बड़ी लामबंदी करना चाहते हैं। 5 लाख नए 5 लाख सैनिक बिल्कुल शुरुआत से, पतझड़ की शुरुआत में यही उसके साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में कोई फरमान नहीं है, वे पागल हैं। वे हर महीने लगभग 1000 सैनिक खो देते हैं। पुतिन से आखिरी बार आपने कब बात की थी, सीधे या परोक्ष रूप से? सीधे तौर पर हमने, मेरा ख्याल है 2019 में बात की थी। हमारी एक बैठक हुई थी और 2020 में फोन पर बातें हुई, बस इतना ही। उसके बाद मेरे पास उनके साथ संवाद करने का कोई मौका नहीं था। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम से खुश है क्योंकि वो दोनों देशों की जान बचाना चाहते हैं। पुतिन युद्ध विराम नहीं चाहते क्योंकि वो यूक्रेन के और क्षेत्र चाहते हैं। असल में यूक्रेन को ही क्षेत्र की मांग करनी चाहिए क्योंकि रूस अभी यूक्रेन के उस हिस्से पर कब्जा किए हुए है जिस पर इस युद्ध से पहले उसका नियंत्रण नहीं था। लेकिन इस तथ्य के बावजूद रूस यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण रखे हुए है। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम से खुश है क्योंकि वो जानते हैं कि इसका मतलब होगा लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सकेंगे, लोग लड़ाई बंद कर सकेंगे और लोग मरना बंद कर सकेंगे। लेकिन पुतिन इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कितने रूसी मरते हैं, और जाहिर है उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि कितने यूक्रेनी मरते हैं। उन्हें सिर्फ उन लक्ष्यों की परवाह है जो उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में तय किए थे। अब यहीं पर मैं आपको उसी इंटरव्यू का एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़ेलेंस्की खुद इस बात की ओर इशारा करते हैं कि युद्ध बहुत जल्दी बदल सकते हैं। अगर आपने इस युद्ध की शुरुआत से फॉलो किया है तो आपको याद होगा कि पिछले साल की शुरुआत में यूक्रेन सचमुच पिछड़ रहा था, उसे फ्रंट लाइन पर पीछे धकेला जा रहा था और वहां जनशक्ति की कमी पर काफी चर्चा हो रही थी। हमें पता था रूस आगे बढ़ रहा था और आज यूक्रेन वाकई आगे है। वो रूस के अंदर गहराई तक हमला कर रहा है, यहाँ तक कि फ्रंट लाइन पर भी रूसी सैनिकों को निशाना बना रहा है। पुतिन हर साल इतने सारे रूसी सैनिकों को खो रहे हैं। यूक्रेन की सफलताओं के बावजूद ज़ेलेंस्की मानते हैं कि युद्ध कभी भी बदल सकता है, इसलिए वह रूस से सभी इलाके वापस लेने के बजाय युद्ध विराम को प्राथमिकता देते हैं। सुनिए। मुझे लगता है ये उनके लिए बड़ी समस्या है। युद्ध हर 3-6 महीने में बदलता है, इसलिए हमें तकनीकें बदलनी पड़ती हैं। इसी कारण हमारे पास आधुनिक मिलिट्री टेक प्लेटफॉर्म है। हमारी कई कंपनियां हैं, हम ड्रोन बदलते रहते हैं। आज ये युद्ध के मैदान में काम करते हैं पर कुछ महीनों बाद नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जरूरत है। हर समय मजबूत रहना, तकनीक बदलना और तेज होना जरूरी है क्योंकि पुतिन के पास हमसे ज्यादा लोग हैं, इसलिए हमें उनसे तेज होना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए लोगों के बजाय ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना है, यही हमारा काम है। अब हम रूसी लामबंदी की शुरुआती तैयारियों के संकेत देख रहे हैं। पुतिन को फिलहाल लामबंदी की घोषणा से सितंबर के अंत में रूस में होने वाले चुनाव रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वोटिंग से पहले जनता नाराज हो, जबकि उन्हें अपनी जीत का भरोसा है। वो शायद अभी से जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों के अनुसार वो चुनाव के तुरंत बाद लामबंदी की घोषणा कर सकते हैं। तैयारियों के संकेत पहले ही दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। रूसी विश्वविद्यालयों को पुरुष आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया सख्त करने का आदेश मिला है ताकि पुतिन की लामबंदी के समय वे कानूनी रूप से उपलब्ध रहे। इसके अलावा कुछ लोग पहले से ही लामबंदी की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर रूसी पुरुष, इसलिए वे पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर पुतिन के कुछ भी घोषणा करने से पहले ही देश छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वे आर्मेनिया और रूस की सीमा से लगे अन्य देशों में जगह तलाश रहे हैं। इसी कारण पुतिन मदद के लिए उत्तर कोरिया जा रहे हैं। अगर रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को लाता है तो उसे अपने नागरिकों को जबरन भर्ती करने और उनकी मौत की घरेलू प्रतिक्रिया से बचाव मिलेगा। ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक चाहता है। जून से रूस के रोजनेफ्ट क्षेत्र में उन्हें प्राप्त करने की तैयारियां जून से चल रही हैं। रोजनेफ्ट यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है, तो ये वही इलाका है जहां से वे चाहें तो यूक्रेन में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तर कोरिया भी रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए अतिरिक्त लॉन्चर ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए ही खतरा नहीं है। रूस उत्तर कोरिया को युद्ध लड़ना सिखाने, उसके हथियारों को बेहतर बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने का असली युद्ध अनुभव दिलाने में मदद कर रहा है। ये रूस के उन लोगों के लिए खतरा है जो उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज में है। अब ये ऐसी चीज है जिस पर हम आने वाले समय में जरूर नजर रखेंगे, क्योंकि अगर उत्तर कोरियाई सैनिक रूस आते हैं तो दक्षिण कोरिया भी इस पर नजर रखेगा और निश्चित रूप से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस पर नजर रखेंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि यह एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है और निश्चित रूप से यह आपको हमारे द्वारा दी जा रही खबरों से जुड़े रहने में भी मदद करता है। अब यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पुतिन जिन सब चीजों से गुजर रहे हैं, जिन सारी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, ये बहुत संभव है कि वो जितने सैनिक चाहते हैं उन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है, 130 मिलियन लोग हैं और इसके अलावा उन्हें उत्तर कोरिया से भी मदद मिल रही है। और पुतिन असल में सिर्फ मान लीजिए 3 लाख या शायद 5 लाख सैनिक जुटाने का लक्ष्य रख रहे हैं।
तो यूक्रेनियों द्वारा किए जा रहे इन सभी हमलों के बावजूद जेलेंस्की ने इस बारे में बात की कि अगर रूस लामबंदी करता है तो यूक्रेन कैसे निपटेगा। तो चलिए उस क्लिप को सुनते हैं। देखिए, पुतिन युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। मुझे खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है कि वो लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं। वो इसे 21 सितंबर को चुनावों के बाद करना चाहते हैं। वो देश में लामबंदी बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खुलकर नहीं, क्योंकि वो अपनी समाज से डरते हैं, लेकिन वो इसे अक्टूबर के पहले दिनों में करेंगे। अगर हम उसे लॉजिस्टिक्स, हथियार, पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ों में समस्या नहीं देंगे और अगर हमारे साझेदार उसकी आक्रामकता के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, अगर वो सच में लामबंदी करता है तो ये संभवतः बहुत सारे सैनिक होंगे। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है ना? ये एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वो ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि वो लगभग 3 लाख से 5 लाख तक की लामबंदी पर निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए लामबंदी करना मुश्किल नहीं है। हाँ, इन लोगों को इसके बारे में आंतरिक सवाल होंगे, क्योंकि उसका समाज, मैंने सर्वे देखे हैं, उसका समाज लामबंदी के खिलाफ है और बड़ी प्रतिशत युद्ध के खिलाफ है। लेकिन वे उसका समर्थन करते हैं। मुख्य समस्या यह है कि वह उन्हें जल्दी प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि वो फिर से युद्ध के मैदान में ऐसे लोगों को भेजेगा जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, और ज्यादातर वे प्रशिक्षित नहीं होंगे। इसका मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो ऐसा करता है या नहीं। तो यूक्रेनी रणनीति काफी सीधी है और वे इसे पहले से ही लागू कर रहे हैं। रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाओ और उन सभी चीजों को निशाना बनाओ जिनकी रूसी सैनिकों को मोर्चे पर जरूरत है। और यहाँ एक उदाहरण है कि यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में इस संबंध में क्या क्या किया है। 28 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी सालाना पेट्रोल और तेल रिफाइन करने की क्षमता 2.6 मिलियन टन थी, और अब यह बंद है। अब हमें ठीक नहीं पता कि रूस को इसे मरम्मत करने में कितना समय लगेगा, लेकिन जब तक वे इस रिफाइनरी की मरम्मत नहीं कर लेते तब तक इसमें और तेल रिफाइन नहीं होगा। अब रूसी रिफाइनरियों और मरम्मत की बात करें तो रूस एक बहुत ही अनोखी समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन इतनी सारी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है। अब उन्हें यह तय करना पड़ रहा है कि सबसे पहले अपने संसाधन कहाँ लगाएं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी रिफाइनरियों की एक साथ मरम्मत करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसलिए उन्हें यह प्राथमिकता देनी होगी कि किस रिफाइनरी को पहले मरम्मत करें। और अगर मैं उन्हें सलाह दे रहा होता, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उन रिफाइनरियों की मरम्मत करता जो यूक्रेन से सबसे दूर हैं। अब वाइल्ड बेरीज की बात करते हैं। कल यूक्रेन ने रियाजान के एक और वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब पर हमला किया। ये वाइल्ड बेरीज का चौथा सबसे बड़ा वेयरहाउस है, जो अब पूरी तरह ऑफलाइन है। इसमें रखे उत्पाद नहीं बचाए जा सकते, जिससे कंपनी के लॉजिस्टिकल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिस पर मेरा मतलब है रूसी सेना निर्भर है। अब इन सभी हमलों के कारण हम द्वितीयक प्रभाव भी देख रहे हैं, जो अब रूसी आम जीवन में दिखने लगे हैं। रूस में ईंधन संकट इतना गंभीर हो गया है कि अब हम देख रहे हैं कि रूस की महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों को भी ईंधन की उपलब्धता नहीं हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण है रूसी रेलवे। ये समस्या जितनी दिखती है उससे कहीं बड़ी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वे ट्रेनों पर बहुत निर्भर करते हैं। ट्रेनें सिर्फ लोगों ही नहीं, माल भी ढोती है। ईंधन संकट से सैन्य लॉजिस्टिक्स में समस्याएं आ सकती है। निष्पक्ष रूप से कहे तो रूसी सेना को रूस के पास उपलब्ध किसी भी ईंधन पर पहला अधिकार है, जिससे मोर्चे पर परेशानी की संभावना कम है, क्योंकि उन्हें पहले ईंधन मिलता है। लोगों को परेशानी होगी क्योंकि लोगों को वह ईंधन नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है, और इससे इस विशेष सैन्य अभियान के खिलाफ और अधिक असंतोष पैदा होगा। असल में हम इसके संकेत पहले से ही देख रहे हैं। अब रूसी लोग खुद को फिल्माते हुए कह रहे हैं कि उन्हें इस विशेष सैन्य अभियान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ शांति से जीने और चैन से सोने की परवाह है। वे सुरक्षित रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाए जैसे इस युद्ध के शुरू होने से पहले थी। सुनिए। प्रिय रोस्तोव ऑन डॉन शहर और क्षेत्र के अधिकारियों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा ड्रोन चेतावनी सिस्टम कभी काम करना शुरू भी करेगा या नहीं? क्या आपको सच में लगता है कि लोग रात 2 बजे फोन के पास बैठे मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, ये सोचते हुए कि वो आएगा भी या नहीं? एसएमओ जोन में अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ पूरी तरह से अव्यवस्था है। क्या आप यहाँ कोई चेतावनी सिस्टम नहीं लगा सकते? आम लोग चैन से सो रहे होते हैं और फिर धमाकों की आवाज से जाग जाते हैं। हमारी इमरजेंसी अलर्ट्स कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? मैं म्याश्चिकोव्स्की जिले रोस्तोव क्षेत्र में रहती हूँ। पास में सैन्य इकाई है
और यहाँ की चेतावनी प्रणाली रोज 7:40 बजे बजती है। ये 3 बार बजती है तो साफ है कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। लेकिन जब आम नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो पता नहीं क्यों ये हमारे लिए काम नहीं करता। हमारे पास तो ठीक से बम शेल्टर भी नहीं है, और जो बम शेल्टर है भी वो ताले में बंद हैं। शायद अब इस बारे में कुछ करने का समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग पहले से ही इसकी वजह से परेशान हैं। अब मैं एक दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूँ, खासकर वाइल्डबेरी के वेयरहाउसों पर यूक्रेन के हमलों से जुड़ी। इन स्ट्राइक से कई रूसी प्रभावित हैं, खासकर वे जो नुकसान या ऑनलाइन ऑर्डर न कर पाने से परेशान हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, वे रूस को दोष दे रहे हैं, वे यूक्रेन को दोष नहीं दे रहे। जबकि स्ट्राइक यूक्रेन कर रहा है, वे रूस को दोष दे रहे हैं। और इसका कारण वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। यह एक रूसी युद्ध ब्लॉगर का कहना है जो इस स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। यह रूसी युद्ध ब्लॉगर इगोर दिमित्री का बयान है और वे कहते हैं, रूसी नेतृत्व ने खुद ही यह स्थिति पैदा की जब उन्होंने जनता को पूरी तरह से न केवल निर्णय लेने से बाहर कर दिया, बल्कि यह भी कि असलियत में क्या हो रहा है उसकी सच्ची तस्वीर से भी जनता को दूर रखा। अब सारी नकारात्मकता का बोझ उन्हीं पर पड़ेगा और यूक्रेन ने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया है। अब वह कह रहे हैं कि सभी रूसी नेतृत्व को दोषी मान रहे हैं, यूक्रेन को नहीं, क्योंकि रूसी नेतृत्व ने जनता से बुरी खबरें छुपाई है। साथ ही उन्होंने रूसी जनता से झूठ बोला है और कभी कभी जनता को सच्चाई पता चल जाती है। इसी वजह से अब जब भी रूसी जनता कुछ नकारात्मक देखती है, भले ही उसका कारण यूक्रेन ही हो, वे नेतृत्व को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सच कौन बोल रहा है। उन्हें पता है कि नेतृत्व झूठ बोल रहा है, तो वे मानते हैं कि नकारात्मकता रूसी नेतृत्व की गलती है। मुझे यकीन है पुतिन इससे खुश है। उनका 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान अच्छा चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि हम कुछ तसल्ली देने वाली क्लिप्स पर ध्यान दें। हमारे पास रूसी प्रचारक है जो लाइव टीवी पर अपना आपा खो रहे हैं क्योंकि रूस के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं आपको यह क्लिप दिखाऊं और मुझ पर भरोसा करें, यह वाकई बहुत अच्छी क्लिप है। मुझे आपको थोड़ा सा संदर्भ देने दीजिए। तो बस कल ही दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ग्राहम के रूस प्रतिबंध विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया, जिसमें 86 सीनेटरों ने पक्ष में और केवल 12 ने विरोध में मतदान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में शायद यही द्विदलीयता के सबसे करीब है। यह अच्छा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की मतदान के समय सदन में थे। अब यह कानून राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदारों पर 100% तक टैरिफ और रूस की शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अब ये वो चीज है जिससे रूस बहुत लंबे समय से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हर बार जब ऐसा लगता था कि ये बिल पास होने वाला है तो वे यूक्रेन या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने का नाटक करते थे, इस उम्मीद में कि बिल पास नहीं होगा। अब ये पास हो चुका है। मेरा मानना है कि ये प्रतिनिधि सभा और सीनेट से गुजर चुका है। यूक्रेन के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन रूस खुश नहीं है। सुनिए। बाइडेन की जंग, जैसा कि वे इसे कहते थे, अब यह ट्रंप की जंग है। देखिए, आप कहते हैं कि हमें पारित किए गए कानून की बारीकियों को ध्यान से देखना चाहिए। यह कैसे पास हो रहा है? जो अभी तक पारित नहीं हुआ है उस कानून पर चर्चा हो रही है। आप सही कह रहे हैं। अमेरिकी सेनेट ने प्रतिबंध विधेयक पर आगे विचार की प्रक्रिया मंजूर की है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये महज प्रक्रियात्मक है या नहीं। ये ट्रंप की सोच का सिलसिला है। राष्ट्रपति रहते उन्होंने रूस पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए। असल में ये राजनयिक संबंध खत्म करने का कानून है, जिसका जवाब हमें डॉलर क्षेत्र से बाहर देकर देना चाहिए। हमें कहना होगा, अब और डॉलर नहीं, डॉलर क्षेत्र छोड़ दो। हम अकेले जवाब नहीं देंगे। यही इसका अंत है। यह लाल बटन उनके पास है। हाँ, वे उन्हें यह लाल बटन देंगे, पर दबाने से पहले कई बार सोचेंगे। वैसे रूसी तेल खरीदार कौन है? असल में चीन। अब यह फिर से दूसरे स्तर पर है। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उसे न दबाएं, और वे प्रार्थना करें कि हम लाल बटन न दबाएं, वरना सब परमाणु नरक में चले जाएंगे। वे अपना दिमाग खो चुके हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे इतनी बेहयाई से व्यवहार कर सकते हैं, और हमें कानून पास करने की जरूरत है। यहां अमेरिकियों की जो भी चीजें हैं, सब कुछ पूरी तरह जब्त कर लें। सब कुछ पूरी तरह जब्त कर लें। सारी कंपनियां कहें, ठीक है, अगर ये कानून पास होता है तो हम सारे संबंध पूरी तरह तोड़ देंगे। आर्थिक, राजनयिक, राजदूतों को जहन्नुम में भेज दें, दूतावास बंद कर दें, उनके लोगों को निकाल दें। बस यही। खैर, यही मेरी राय है। हमें सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। और विकल्प क्या है? इंतजार करो जब तक वे एक पतली नली से सांस लेना सीखें, जबकि वे तुम्हारा गला दबा रहे हों और तुम चुपचाप आगे बढ़ो। सब ठीक है? क्या ये ठीक है? ये ठीक है। अब रूसी टीवी पर यह निराशा समन्वित प्रतिक्रिया जैसी लगती है, क्योंकि सिर्फ एक शो नहीं बल्कि पूरी सरकारी मीडिया यही दिखा रही है। तो शायद वे सच में बहुत नाराज है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे क्रेमलिन ने खुद मंजूरी दी है। यहाँ हमारे पास रूसी अखबार है जो बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, बस अलग अंदाज में। सुनिए। एक बार फिर
आज के रूसी अखबारों में जो बात बहुत साफ तौर पर सामने आती है वो है रूस की निराशा, रूस का असंतोष। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर दबाव डालने या रूस समर्थक शांति शर्तें स्वीकार करवाने में सक्षम नहीं रहा, और ये कि पिछले साल ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन से जो तथाकथित एंकरेज की भावना थी वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ध्यान दे, ये केवल रूसी अधिकारी थे, अमेरिकी नहीं, जो एंकरेज की भावना की बात कर रहे थे। फिर भी आज के संपादकीय में नोवाया गजेटा ने सवाल उठाया, क्या एंकरेज का कोई विकल्प है? अब यहां बताया गया है कि मॉस्को डोनाल्ड ट्रंप से क्या चाहता था। इसका तर्क था और अब भी है कि ज़ेलेंस्की को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने वाली कोई ताकत ढूंढना जरूरी है। जमीनी हकीकत स्वीकार करना, क्षेत्रीय दावों को छोड़ देना, इसे एक दस्तावेज में दर्ज करे। ट्रंप एक ऐसी ताकत के रूप में नजर आ रहे थे। यही था इनकरेज की भावना। नाउ ट्रंप के लिए यह सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है, या यूक्रेन उनका प्राथमिक मुद्दा नहीं है। मॉस्को के रुख बदलने की संभावना नहीं है। क्रेमलिन अब भी चाहता है कि कोई कीव पर दबाव डाले, लेकिन यह दबाव डालने और मनाने की ताकत कौन बनेगा? ट्रंप का उत्तराधिकारी 2 साल बाद बनेगा, यह लंबा इंतजार है। अमेरिकी चुनाव नतीजे अनुमान लगाना मुश्किल है। यूरोप 2022 से पहले भी इसने मॉस्को की चिंताओं को न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से ध्यान में रखा। साथ ही ये भी माना गया है कि मॉस्को अपने करीबी सहयोगियों के भारी दबाव में है। हम सुन रहे हैं कि बेलारूस के लुकाशेंको और कजाकिस्तान के तोकायेव क्या कह रहे हैं। 1 साल पहले ऐसा नहीं था, यानी कुछ बदल गया है। रूसी अधिकारियों का काम ये जानना है कि क्या बदला है और उसका सही जवाब ढूंढना है। अब उस क्लिप के अंत में एक दिलचस्प बात है जो पिछले वीडियो में हमने जिस चीज के बारे में बात की थी उससे जुड़ती है। याद है जब पुतिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे और कजाकिस्तानी राष्ट्रपति टोकायेव ने सार्वजनिक रूप से पुतिन के सामने कह दिया था कि देखिए, आपको यह युद्ध रोकना चाहिए। आप देख सकते थे कि पुतिन को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह बहुत असहज थे, शायद वह नाराज भी थे। आप जानते हैं, वह खुश नहीं थे कि एक पूर्व सोवियत राज्य उन्हें नसीहत दे रहा है जबकि वह राष्ट्रपति के पास बैठे हैं। अब कई रूसी विशेषज्ञ अब यह कयास लगा रहे हैं कि यह कजाकिस्तान की तरफ से संदेश नहीं है, बल्कि यह खुद चीन की तरफ से संदेश है। यह सिद्धांत है कि यह संदेश समन्वित था या शायद चीनी नेता शी जिनपिंग द्वारा आदेशित भी था और शी जिनपिंग ने इसे मंजूरी दी, फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका संदेश दिया। ये सिर्फ अटकलें हैं, हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन यही रूसी मीडिया भी कह रही है। वे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बदल गया है जिससे रूसी सहयोगी पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। पुतिन को समझना होगा कि क्या बदला है। अब अंदाजा लगाइए क्या? मेरे पास वास्तव में एक उदाहरण है। मेरे पास फ्रंट लाइन से एक बहुत ही दिलचस्प क्लिप है जिसे पूर्व नेवी सील चक फार अभी विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण संदेश है और फिर हम अपनी फ्रंट लाइन कवरेज में जाएंगे। यूट्यूब की एक बात जो मुझे कभी पसंद नहीं आई वो ये है कि जब क्रिएटर्स कहते हैं कृपया चैनल को सपोर्ट करें, लेकिन बदले में वे कुछ भी नहीं देते। मैंने भी ऐसा किया है, इसलिए जानता हूँ ये गलत है और मुझे हमेशा उल्टा लगता था। इसी वजह से बेसिक्स इनसाइडर बनाया। अगर आप मेंबर बनते हैं तो सिर्फ चैनल को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बदले में कीमती एक्सक्लूसिव वीडियोस भी पाते हैं जो यूट्यूब पर नहीं आते। हम रोज ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्हें यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते। हम जिन कहानियों को कवर करते हैं उनमें हम और भी गहराई से जाते हैं। हम उन डिटेल्स पर ज्यादा समय देते हैं जो इन वीडियो में फिट नहीं हो पाती, और जाहिर है वो डिटेल्स भी जो एल्गोरिदम को पसंद नहीं आती। और इसके अलावा हम अनुभवी सैन्य दिग्गजों जैसे कि चक फार को लाते हैं जो फ्रंट लाइन फुटेज को विस्तार से समझाते हैं, असल में क्या हो रहा है ये बताते हैं और तथ्यों को प्रोपेगेंडा से अलग करते हैं। बेसिक्स इनसाइडर में हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें एल्गोरिदम की ज्यादा परवाह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम विज्ञापनों से समर्थित नहीं है। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि एल्गोरिदम हमारे कंटेंट को बढ़ावा देगा या नहीं। हम ऐसी कहानियां भी कवर कर सकते हैं जिन्हें वरना हम कवर नहीं करते, क्योंकि हमें विज्ञापन दाताओं की चिंता नहीं है। जो लोग इन संघर्षों को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए बिना सेंसर की विस्तृत कवरेज उपलब्ध है। साथ ही आपकी सदस्यता हमें भी मदद करती है। सच तो यह है कि YouTube का एल्गोरिदम हमेशा बदलता रहता है। विज्ञापन से होने वाली आय कभी बढ़ती है कभी घटती है, और वीडियो एक दिन सुझाए जाते हैं तो अगले दिन गायब हो जाते हैं। इसलिए सदस्यों का एक समुदाय बनाना हमारे लिए यह सुनिश्चित करता है कि हम स्वतंत्र कवरेज बनाते रह सके बिना पूरी तरह एल्गोरिदम पर निर्भर हुए। अगर आप विश्लेषण में रुचि रखते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या basicsinsider.com जाएं। अगर आप YouTube ऐप, आईफोन या एंड्रॉयड पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कीमत ज्यादा है क्योंकि ऐप स्टोर फीस लेता है।
अगर आप ये कीमत नहीं देना चाहते तो फोन के ब्राउजर से हमारे चैनल पर जाएं। या कंप्यूटर पर भी जा सकते हैं। हमें आपका साथ पाकर खुशी होगी और आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। यह फिर से अर्ली वॉर से है। एक समाचार रिपोर्टर एक रूसी टैंक को फिल्माने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है, एक जरूरी सुरक्षा सलाह, अगर ऐसा देखें तो समझें कि आप ही निशाने पर हैं। ठीक है, आप पूरी चीज देख रहे हैं। ठीक है, जब आप छेद देखें और ये आदमी भगवान की कृपा से बच गया। वे बस करीब 10 इंच चूक गए थे। वो इमारत के कोने से टकराया तो फिर उसने कुछ बेहद बेवकूफ़ी भरा किया। मैं फिर से खिड़की के पास जाऊंगा, लेकिन यहां वो थोड़ा समझदार हो गया। जानते हैं, कभी भी खिड़की के पास मत जाना, हमेशा पीछे हटो, कभी भी खड़े मत होना। यहां ऐसा मत करो। अब मैं सिर बाहर करूंगा। मुझे नहीं पता ये आदमी अब भी युद्ध संवाददाता है या नहीं, लेकिन मैं यहां हूं क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता। हाँ, खासकर मुझे लगता है कि दोनों तरफ पत्रकार मारे जा रहे हैं, लेकिन रूसी बहुत ज्यादा मार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम लोग निशाना बने थे। हम एक ऐसे वाहन में थे जिसे मैं ठीक से नहीं बताऊंगा, लेकिन वो दिलचस्प नहीं था। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और ड्रोन जैमर थे, लेकिन हमने उन्हें इस्तेमाल ना करने का फैसला किया, क्योंकि अगर आप ऐसे वाहन के साथ घूमते हैं जिसमें बहुत सारी एंटेना लगी हों, तो लोग सोचते हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, सही है। तो हम ऐसे दिखते हैं जैसे आप जानते हैं, हम बेवर्ली हिलबिलीज जैसे दिखते हैं, और वही काम करता है। यही बात चौंकाने वाली है कि हैरानी होती है कि ज़ेलेंस्की कई बार फ्रंट लाइन पर गए। भाई, वो सच में गए हैं। बाखमुत और कुपियांस्क में भी थे। मैं तो राष्ट्रपति को वहां नहीं भेजता। उनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है। बस, और आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि पुतिन ने कभी यूक्रेन में कदम रखा है? वे दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कदम रखा है, लेकिन वो, आप जानते हैं, बिल्कुल बकवास है। ठीक है, अगला, क्योंकि हमने हाल ही में रिएक्शन नहीं किया है, सबने देखा है। बस मुझे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए था। हाँ, तो जो तुम वहां देख रहे हो वो एक मिसाइल की वेपर ट्रेल है। ठीक है, यहां 2 मिसाइलें जा रही हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। रूसी स्पेस प्रोग्राम ह्यूस्टन, मॉस्को, हमारे यहां लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो जो पहली वेपर ट्रेल तुमने देखी वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। मुझे लगता है कि वो शायद एक रेडार गाइडेड मिसाइल थी। ठीक है, वो ड्रोन है जिसे वो मिस कर गया। लेकिन जो एक समस्या चल रही है वो ये है कि अभी मॉस्को में हर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम अपनी टारगेटिंग रडार ऑन कर रहा है। तो पहली मिसाइल शायद रेडार लॉक के सहारे ऊपर गई थी, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो रेडार मिसाइल ही थी। लेकिन वो अपनी छोटी सी समझ खो बैठी। सही है, उसने पास के टारगेट पे लॉक नहीं किया। लेकिन दूसरी मिसाइल के साथ जो हुआ वो ये है, वो निश्चित रूप से एक मैन पैड्स था, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया में सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन 90% इंफ्रारेड गाइडेड होते हैं। उस आदमी ने शायद उसी ड्रोन पर लॉक करने की कोशिश की जो उसकी टारगेट रेंज से बाहर था, लेकिन जब उसने उसे चला दिया वो ऊपर चला गया। उसे ये प्राथमिकता देनी पड़ी कि मुझे कौन कौन सी इंफ्रारेड चीजें दिख रही हैं, और वो बाईं ओर चला गया। वो गर्म है और वो एक जलती हुई रिफाइनरी थी। तो मिसाइल ने दरअसल उसी ईंधन को निशाना बनाया, पेट्रोलियम भंडारण क्षेत्र, और उसी ने टैंक का ढक्कन उड़ा दिया। ये रूस का जाना पहचाना मकसद था। हाँ, पागलपन है, वो भी इतना बड़ा। ये इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। हाँ, ये एक मीम है। बिल्कुल वही हमला है, बस थोड़ा जूम आउट व्यू है। ठीक है, ये रेड स्क्वायर से 15 किलोमीटर के अंदर है। ये मॉस्को के दक्षिण पूर्वी कोने में है। मील। ठीक है, चलिए रूसी वायु रक्षा प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हैं। मॉस्को में 2 करोड़ लोग हैं और ग्रेटर मॉस्को क्षेत्र में 64 भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं। 28 मिसाइल रक्षा कॉम्प्लेक्स ब्रायांस्क की रक्षा कर रहे हैं, जो पुतिन का उत्तरी डाचा और उनका क्रीमियन स्नानघर है। तो मॉस्को की रक्षा कर रही वायु रक्षा का 1/3 हिस्सा हटाकर उनके महलों की रक्षा के लिए भेज दिया गया है। यही होता है जब आप तानाशाही चला रहे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ इसका नतीजा देखिए। ये मॉस्को है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। लगता है उन्होंने बारूदी सुरंग टकरा ली। एक वाहन निष्क्रिय हो गया है। तो आप वहीं धुएं की लकीर में हैं।